नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से जो कुछ महाजनपद थे, 7 महाजनपदों के बारे में हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में पढ़ लिया है और बाकी जो आज 3 महाजनपद है उनके बारे में हम आज इस क्लास में देखेंगे, जिसमें 7 जो महाजनपद थे इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और 8वां महाजनपद है बक्स। आप मैप पे इसका जो लोकेशन है यहां समझ सकते हैं। कहता है कि ये जो बक्स महाजनपद था उसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। ये आज का आधुनिक जो इलाहाबाद का क्षेत्र है और आधुनिक इलाहाबाद के क्षेत्र में भी कोसम नामक एक जगह पड़ता है, तो उस क्षेत्र को ही इतिहासकारों ने उस समय का जो बक्स क्षेत्र था, कौशाम्बी जो जगह था, उसके रूप में चिन्हित किया है। इस बक्स जो महाजनपद है उसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है और पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि निच्छु नामक एक राजा थे जिन्होंने कौशाम्बी में राजधानी को स्थापित की थी। ऐसा माना जाता है कि ये जो था वो पौराणिक ग्रंथों में ये बताया गया है कि कुरु का ही एक शाखा था। ऐसा माना जाता है कि जब हस्तिनापुर जो है, जब वो बाढ़ में वो बह गया था, हस्तिनापुर का जब वो पतन हो गया, तो हस्तिनापुर जो कुरु, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कि जो कुरु महाजनपद था उसी का एक शाखा के रूप में इस बक्स महाजनपद को जाना जाता है कि उसी का एक जो व्यक्ति था, उसी के एक जो राजा थे, उसी राजवंश से संबंधित एक जो व्यक्ति था जिसका नाम निच्छु था, और ये निच्छु ने ही सबसे पहले कौशाम्बी में जो राजधानी है उसकी स्थापना की थी। ये जो बक्स महाजनपद था वो गंगा और जमुना जो नदी है उसके संगम पर ये स्थित था, और गंगा और जमुना नदी के संगम पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र का जो मिट्टी था वो बहुत उपजाऊ था, फर्टाइल था। जैसा कि हम जानते हैं कि नदियों के किनारे जो थे, प्राचीन जो शहर थे, बड़े बड़े जो शहर थे वो नदियों के किनारे बसाए जाते थे, और उसके पीछे रीजन था कि नदियों के किनारे वाला जो क्षेत्र था वहां फर्टाइल मिट्टी मिल जाता था, जिससे वहां उपज बहुत अच्छा होता था। और दूसरा कि ट्रांसपोर्टेशन जो यातायात है उसमें भी सहूलियत होती थी, मदद मिलती थी, और इसके कारण जो अधिकतर बड़े बड़े शहर थे वो नदियों के किनारे ही बसाए जाते थे। या आज भी विश्व के जो बड़े बड़े महानगर हैं आप उन्हें किसी न किसी नदी या समुद्र तट के नजदीक ही पाएंगे। अब यहाँ के जो खास करके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो सहस्त्रानी पुत्र उदयन है उसके बारे में उल्लेख मिलता है कि सहस्त्रानी का पुत्र जो उदयन था वो उस समय महाजनपद कालीन जो व्यवस्था था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ये वहां के राजा थे उदयन, और उदयन के बारे में भास ने स्वप्नवास बदतम, ये नाटक है, ठीक है, संस्कृत का ये नाटक है स्वप्नवास बदतम और प्रतिज्ञा योगंधरायन। तो स्वप्नवास बदतम और प्रतिज्ञा योगंधरायन में भास ने, कवि भास ने, जो यहाँ के शासक थे उदयन, उसको एक नायक के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया, उनको एक नायक के रूप में दिखाया गया है। ऐसा इस नाटक के अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि वत्सराज का, इसके साथ ही वत्सराज का जो बृहत कथा मंजरी है वो, और सोमदेव का कथा सरित सागर जो है वो, उससे हमें उदयन के बिना प्रेम की जानकारी मिलती है।
मतलब ये जो राजा उदयन थे वो थोड़ा बड़ा शौकिया मिजाज टाइप के थे, एक तरीके से कह सकते हैं आशिक मिजाज टाइप के ये थे। और बीना वादन के प्रति इनका जो प्रेम था वो बहुत सर्वविदित था, सब लोग जानते थे। और यही कारण है कि वत्सराज ने बृहत कथा मंजरी में और सोमदेव ने कथा सरित सागर में इनके बीना प्रेम को दिखाने का प्रयास किया है। इसमें ऐसा माना जाता है कि इनके बिना प्रेम से ही प्रेरित होकर, आकर्षित होकर जो अवंती नरेश हैं चंड प्रद्योत, उनकी जो बहन है, ठीक है ना, उनकी जो बेटी है चंड प्रद्योत का बेटी, ठीक है ना, उनसे इनका प्रेम संबंध चलता था। इसका तो राजा उदयन का उस समय के अवंती के शासक चंड प्रद्योत की जो पुत्री थी जिसका नाम वासवदता था, वासवदता, तो उससे इनका प्रेम संबंध चलता था, उदयन का प्रेम संबंध चलता था। और स्वप्न वासवदतम में भास ने वही जो चंड प्रद्योत हैं उनकी जो बेटी हैं वासवदता और राजा उदयन के प्रेम प्रसंग को दिखाने का प्रयास किया है, नाटक के माध्यम से लोगों को बताने का कार्य किया है। इस नाटक में वही जो है वो मेन बिंदु है। कहता है कि जो उदयन थे वो चोरी छुपे जो है राजा जो चंड प्रद्योत थे, ये राजा जो चंड प्रद्योत थे वो बड़ा स्ट्रिक्ट थे, बड़ा क्रूर शासक थे। दूर दूर के जो राजा थे बस इनके नाम से डरते थे कि अगर चंड प्रद्योत को पता चल गया तो वो फिर हमको छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये क्या करते थे कि ये चोरी छुपे उनके राज्य में पहुंच जाते थे और वहां उस समय हाथियों का बहुत, मतलब हाथी जो था उसका बहुत इंपॉर्टेंस था, महत्व था। और ये क्या करते थे कि बीना को इस तरीके से बीना का वादन करते थे जिससे हाथी जो था वो इनके तरफ आकर्षित होकर चला आता था और ये उन हाथियों को अपने राज्य में ले लाते थे। तो इसके लिए चंड प्रद्योत ने एक व्यू रचा और छद्मगज जो उसका उस समय का एक सेना नायक था उसके मदद से ये उदयन जो है उनको बंदी बना लेता है। पहला तो कि चंड प्रद्योत को पता चलता है कि हमारी बेटी जो है इससे प्रेम करती है, ये बीना बजाता है, तो बीना बजाकर उसको तो मुहा ही है और हमारा जो हाथी है उसको भी ये लेके फुर होता है। इसलिए उसने प्लानिंग किया और प्लानिंग करके छद्मगज जो एक उसके सेनापति थे चंड प्रद्योत के, उसके द्वारा उदयन को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन उदयन उसकी बेटी मतलब वासवदता को लेकर और उस बंदी कारागृह से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसा जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें ऐसा वर्णन है और भाष्य ने भी स्वप्न वासवदतम नामक नाटक में इसी चीज का व्याख्या किया है, इस चीज को बताया है। कहता है कि जो पलायन का दृश्य है, मतलब राजा उदयन और वासवदता जो पलायन कर रहे थे, जो भाग रहे थे, उसका जो दृश्य है वो कहता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के सुंगकालीन मिट्टी के ठीकरों पर खुदा हुआ पाया गया है। बाद में सुंग काल के बारे में आप पढ़ेंगे जिसके जो महान शासक थे, जिसका संस्थापक था वो अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहदत्त की हत्या करके वो पुष्पमित्र सुंग जो थे वो शासक बने थे और वो हिंदू धर्म के पुनर्स्थापना का उन्होंने प्रयास किया था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि सुंग राजवंश जो था वो भारत में हिंदू सभ्यता और संस्कृति का, उसको स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। तो जो सुंगकालीन जो कुछ मिट्टी के ठीकरे मिले हैं जिस पर ये खुदा हुआ पाया गया है और उसमें भी स्वप्न वासवदता और राजा उदयन को जो ये पलायन करने का दृश्य है, मतलब उनका भागने का दृश्य है, कारागार से जो वो भागते हैं उसका जो दृश्य है उसको
चित्रांकित किया गया है, अंकित किया गया है, जिससे भास का ये जो स्वप्नवासवदत्तम नाटक है उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इसके साथ ही कहता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो कला भवन है, तो कला भवन के ठीकरे पर भी इसी तरीके से संबंधित, इसी से संबंधित जो चित्र हैं वो पाए गए हैं, जो कि अभी काशी विश्वविद्यालय के कला भवन में सुरक्षित है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो कहानी था उसकी प्रामाणिकता को बहुत सारे जो प्रमाण हैं वो प्रमाणित करते हैं। बाद में कहता है कि बाद में चंद्रप्रद्योत का जो पुत्र था पालक, उसने वत्स के जो अंतिम शासक था बोधि कुमार, उसको पराजित किया, और पराजित करने के बाद ये जो पराजित करने के बाद ये जो वत्स महाजनपद है, उस वत्स महाजनपद को अपने अवंती महाजनपद में उसका विलय कर लिया। तो और बाद में फिर ये जो अवंती है उसका ही विलय मगध में हो जाएगा। उसको हम देखेंगे, ये जितने भी महाजनपद हैं उनका एक एक करके विलय मगध में ही होगा। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा कि ये जो वत्स है, वत्स का किसके काल में, तो बोधि कुमार के काल में, वत्स के जो बोधि कुमार थे उसके काल में, और चंद्रप्रद्योत का जो पुत्र था पालक, पालक ने बोधि कुमार को पराजित करके और ये वत्स महाजनपद था उसको अपने अवंती राज्य में मिला लिया। लेकिन यहाँ जो वासवदत्ता और राजा उदयन का ये जो प्रसंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। अब इसके बाद आते हैं हम कुरु। कहता है कि कुरु जो था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसके अलावा हस्तिनापुर और इसंगपुर भी इसकी राजधानियां थी। जैसा कि हम लोग महाभारत कालीन ये मिलता है कि हस्तिनापुर में दुर्योधन शासन कर रहा था और इंद्रप्रस्थ जो है उसको बसाया गया था युधिष्ठिर के लिए, उनको दिया गया था कि भाई तुम वहां शासन करो। बाद में जो हम लोग महाभारत देखते हैं उसमें देखते हैं कि वो जो इंद्रप्रस्थ है वो भी हार जाता है, युधिष्ठिर हार जाते हैं, और शर्त होता है, कंडीशन होता है कि इतना दिन वनवास के बाद वो आइएगा तो आपका वो मिल जाएगा। लेकिन जो दुर्योधन है वो कहता है कि 5 गांव तो अलग, हम सुई के नोक के बराबर भी जो जमीन है वो युधिष्ठिर को नहीं देंगे। और भगवान कृष्ण का वहां पे एक हम लोग छोटा जब थे क्लास में तो एक पढ़ते थे कविता था कि वो उनका एक कविता था कि तो ले लो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे परिजन पर अश्रु न बहाएंगे। और दुर्योधन जब वो मना कर देता है कि नहीं 5 गांव क्या, वो सुई के नोक के बराबर भी वो हम जमीन नहीं देंगे, तो भगवान बोलते हैं कि तो लो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रन होगा, जनजीवन का हरण होगा। इस प्रकार से वो कविताएं हम लोग ने पढ़ा है, तो आप लोग ने भी वो महाभारत में इन सारी चीजों के बारे में देखा है। तो ये जो हस्तिनापुर और ये जो इंद्रप्रस्थ था वो इस कुरु महाजनपद से ही संबंधित थे। कहता है कि वर्तमान का जो दिल्ली और मेरठ है वो कुरु महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था, और ये जो महाजनपद था वो गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये पड़ता था। मतलब गंगा यमुना दोआब का जो मेन क्षेत्र था वही कुरुक्षेत्र था, और ये वो कुरुक्षेत्र है जहां भारत के जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं वो इसी कुरुक्षेत्र में लड़ा गया है। कुरुक्षेत्र और पानीपत के अगल बगल का ये जो एरिया है
क्योंकि ये जो एरिया है वो भारत का एपी सेंटर माना जाता है कि भाई जिसका इस पर अधिकार, उसका पूरे नॉर्थ जो भारत है, पूरा जो उत्तरी भारत है, उस पर उसका अधिकार हो गया। तो बाद में आप देखते हैं कि बहुत सारे युद्ध हुए, चाहे पानीपत का तीनों युद्ध, प्रथम, सेकंड, थर्ड, तो ये यही कुरुक्षेत्र के नजदीक जो है पानीपत में लड़ा गया, या इसके बाद भी या इससे पहले भी बहुत सारे जो अधिकतर जो युद्ध हुए थे वो इसी क्षेत्र के लिए चल रहे थे, होते थे। क्योंकि गंगा जमुना दोआब का क्षेत्र होने के कारण ये भी जो एरिया था वो बहुत फर्टाइल था, और सामरिक दृष्टि से भी ये जो जगह था वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। कहता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में कुरु और पंचाल का जो जोड़ा है उसके बारे में वर्णन किया गया है, और कुरु और पंचाल का जो जोड़ा है उसको महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में इन दोनों के बीच प्रगाढ़ता था, मित्रता था, दोस्ती था, और उस समय इन लोगों ने, मतलब कुरु और पंचालों ने अनेक अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। ये अश्वमेध यज्ञ क्या था वो आपको पता है कि अश्वमेध का जो घोड़ा है उसको छोड़ा जाता था, जहां तक घोड़ा जाता था वो उस राजा का साम्राज्य मान लिया जाता था, और जो भी राज्य पड़ोसी राज्य उस घोड़े को पकड़ता था उसके साथ युद्ध होता था, जिसको आपने रामायण में भी देखा है। भगवान राम ने भी अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था और उसको पकड़ लिया था, कौन? तो लवकुश पकड़ लिया था। तो इस प्रकार की जो अश्वमेध यज्ञ हैं इन लोगों ने करवाया था, वो अनेक अश्वमेध यज्ञ के का जो जानकारी है वो मिलता है। महाभारत का जो केंद्र बिंदु है वो यही कुरु राज्य हुआ करता था, हस्तिनापुर का राज्य हुआ करता था। ये जो कुरु राज्य था उनका यादवों के साथ, भोजों के साथ और पांचालों के साथ वैवाहिक संबंध थे। भगवान कृष्ण का भी जो बुआ थी, बुआ मतलब फुआ, उनका भी इस कुरु राजवंश के साथ उनका यहाँ पे विवाह हुआ था। जैसा कि आप महाभारत देखते हैं तो आपको पता होगा। इसके साथ जो पांचाली थी, पांचाली भी इसी पंचाल से बिलोंग करती थी, और ये जो पंचाल था उसके साथ जो है इनका वैवाहिक संबंध था। पंचाली जो है वो विवाही गई थी पांचों पांडव के साथ, तो और इसी प्रकार से भोजों के साथ भी इनका वैवाहिक संबंध था। कहने का मतलब है कि इनके बीच ये जो वैवाहिक संबंध थे वो उनकी प्रगाढ़ता को बढ़ाने के लिए, मित्रता को बढ़ाने के लिए किया जाता था। जिस प्रकार से हमने देखा कि, या आगे जब हम मगध साम्राज्य का उदय देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से बिंबिसार ने अपने जो कुछ पड़ोसी महत्वपूर्ण राज्य थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, ताकि अपने आप को मजबूत स्थिति में लाया जा सके। बाद में भी आप किसी भी पीरियड में आप उठा के देख लीजिए, आप देखते हैं मुगल पीरियड में अशोक ने, मुगल पीरियड में आप देखते हैं अकबर ने इसी वैवाहिक नीति का जो मतलब वैवाहिक नीति जो है उसको स्थापित किया राजपूतों के साथ, ताकि अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया जा सके। तो उस समय ये जो वैवाहिक संबंध थे वो एक प्रकार से राज्य को सुरक्षित करने के लिए, राज्य को मजबूत बनाने के लिए, राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए किए जाते थे। या आप सिर्फ ये जो कार्य था वो सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा था, बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में ऐसे कार्य हो रहे थे। जब आप फ्रांस की क्रांति जब आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो आपको हमने उस समय बताया, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि जो मेरी एंटोनेट उनका शादी लुई सुलामा के साथ जो हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, लियोपोल्ड द्वितीय की बहन थी। तो उनका जो शादी हुआ था वो इसलिए हुआ था ताकि जो साम्राज्य है उसको और मजबूती प्रदान किया जाए, उसको और स्थायित्व प्रदान किया जाए। तो उस समय जो वैवाहिक संबंध थे वो अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए और राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किए जाते थे, और ये अक्सर अपने पड़ोसी जो महत्वपूर्ण राज्य थे उनके साथ ऐसे संबंध स्थापित किए जाते थे। तो इसी क्रम में जो कुरु लोग थे उनका यादवों, भोजों और पंचालों के साथ
वैवाहिक संबंध था। महापद्म नंद, एक चीज यहां पे आप और ध्यान देंगे कि ऐसा माना जाता है कि चलिए उसको, ये जो मैटर है उसको हम पांचाल आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनका वैवाहिक संबंध था। बाद में 350 ईसा पूर्व में महापद्म नंद वंश का जब शासन आया तो उसके जो महत्वपूर्ण शासक थे महापद्म नंद, उसने 350 ईसा पूर्व में इस कुरु महाजनपद को मगध महाजनपद में विलय कर लिया। मतलब मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। कुरु भी मगध साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। अब चलते हैं हम पंचाल। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण महाजनपद था और कुरु पंचाल का जो जोड़ा है उसको ब्राह्मण ग्रंथों में बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है और इनके द्वारा अनेक अश्वमेध यज्ञ करने के भी जो प्रमाण हैं वो मिलते हैं। कहता है कि पंचाल जो था, इसका जो प्रसिद्धि है वो उत्तर वैदिक काल से ही ये प्रसिद्ध था। ये पंचाल जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जो कि आज रुहेलखंड का हिस्सा पड़ता है, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, जो कि दोआब का हिस्सा पड़ता है। और ये अहिछत्र और जो काम्पिल्य है उसका सही खोज कि भाई जो अहिछत्र है वो कौन सा एरिया पड़ता है या काम्पिल्य जो है वो आज का कौन सा एरिया पड़ता है, तो ये जो रुहेलखंड और ये जो दोआब है इसकी खोज कनिंघम ने की थी। कनिंघम जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ही इसकी खोज की थी या इसके बारे में बताया था, इसको प्रूफ किया था कि अहिछत्र जो है वो आज का रुहेलखंड और काम्पिल्य जो है वो आज का दोआब वाला क्षेत्र है। कन्नौज का जो प्रसिद्ध नगर है वो भी यही जो पांचाल क्षेत्र है उसी में पड़ता था। कन्नौज, वही कन्नौज जो आगे चलकर त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण बनेगा। आगे हम देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। ये वही कन्नौज है जिस पर कभी राजा हर्षवर्धन का शासन था, हर्षवर्धन के शासन का केंद्र बिंदु था, और राजा हर्षवर्धन के काल में कन्नौज का जो ख्याति था वो देश विदेश तक फैला हुआ था। ये वही कन्नौज है जिसका वर्णन हेनसांग ने अपनी बुक में किया है। युआन सीकी करके उनका बुक है, वो लिखे हैं, उसमें किया है। ये वही कन्नौज है जो इस बात का प्रमाण देता है कि राजा हर्ष, जब ये आज जो चल रहा है कुंभ मेला, तो हर 4 साल में जो कुंभ का आयोजन किया जाता था तो राजा जो है वो अपना सर्वत्र लुटाकर, सारा कुछ लुटा देता था, और उसे वस्त्र भी राजश्री पहनाती थी, उसकी बहन पहनाती थी, मतलब जो कुछ भी था वो सब लुटा देता था। बस इतना समझना है कि ये जो कन्नौज है वो बड़ा महत्वपूर्ण शहर था, ये सेंटर पॉइंट था। तो उस समय ये जो कन्नौज था वो भी पंचाल का ही हिस्सा हुआ करता था। इसके साथ आज का जो रुहेलखंड है, मध्य दोआब का जो क्षेत्र है जिसमें बरेली, पीलीभीत, बदायूं, बुलंदशहर और अलीगढ़, ये सारे के सारे पंचाल महाजनपद के ही अंग थे, पंचाल महाजनपद के ही हिस्सा थे। यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता में कंपिला का जिक्र हुआ है। यजुर्वेद का जो तैत्तिरीय संहिता है, सर्वप्रथम वहां यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता में कंपिला का जिक्र हुआ है, जो कि उस समय के काम्पिल्य को माना जाता है कि काम्पिल्य के लिए ही यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता में कंपिला जो शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि
कंपिल्य के लिए कंपिला शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता में। ये जितने भी पॉइंट्स हमने लिखा है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपका टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए कोशिश करना कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इन सारे पॉइंट्स को नोट कर ले और उसका एक नोट्स बना ले, बाकी आपकी मर्जी। कहता है कि स्टार्टिंग में मूलतः यह एक राजतंत्र था, लेकिन कौटिल्य के समय तक आते आते, कौटिल्य ने ऐसा वर्णन किया है कि उसके समय तक आते आते ये गणतंत्र व्यवस्था के रूप में ये काम कर रहा था। कुछ जो कहानियां हैं प्रचलित उससे ये पता चलता है कि राजा हर्षद के 5 पुत्र के नाम पर इस राज्य का नाम पंचाल पड़ा। तो एक जो इतिहासकार हैं श्री राय चौधरी, उनका मानना है कि 5 प्राचीन कुलों का ये सामूहिक नाम था। जो 5 प्राचीन कुल थे उसका जो सामूहिक नाम था वो मिलकर जो पांचों जो अलग अलग कुल थे उन 5 लोगों को मिलाकर पंचाल कहलाता था। वो 5 कुल कौन थे? तो कीवी, केसी, सृंजय, तुबरसस और सोमक। तो कीवी, केसी, सृंजय, तुबरसस और सोमक, ये जो 5 कुल थे उन 5 कुलों को मिलाकर उनका जो एक संयुक्त नाम था वो पांचाल था। ऐसा श्री राय चौधरी जो एक बड़े ही विद्वान थे, इतिहासकार थे, उनका ऐसा मानना है। अब ये जो पंचाल राज्य था उसका लोकेशन क्या था? तो उत्तर में ये हिमालय के तलहटी तक फैला हुआ था, दक्षिण में चंबल या चमरनवती नदी, चंबल नदी को ही कहीं कहीं चमरनवती नदी भी लिखा जाता है, मतलब चंबल नदी और चमरनवती नदी जो है वो बराबर ही है। तो दक्षिण में चंबल नदी तक फैला हुआ था, पूर्व में ये कोसल राज्य जो था इसकी सीमा से लगता था और पश्चिम में ये कुरु राज्य था जिनके साथ पंचालों का वैवाहिक संबंध था। और पंचालों ने अपनी बेटी पांचाली की शादी जो है वो इस कुरु राजवंश में ही किया था। कुरु राजवंश के बारे में हमने आगे देखा है। कहता है कि यहाँ का जो चुलानी ब्रह्मदत्त एक चर्चित शासक था, लेकिन कहता है कि ये जो चुलानी ब्रह्मदत्त शायद वही ब्रह्मदत्त थे जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ाया था, कि जिसके बारे में हमने देखा था कि मगध के शासकों को भी अंग के शासकों ने पराजित किया था और बाद में बिंबिसार ने अंग को मतलब मगध को स्वतंत्र करवाया और अंग को भी जीत लिया था। तो उस समय हमने देखा था कि अंग को जो लोग सहायता कर रहे थे, मदद करने वाले लोग थे, उसमें से एक चुलानी ब्रह्मदत्त भी था, इसी के सहयोग से हुआ था। वैसे उसका भी शासक ब्रह्मदत्त था, लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य हैं अभी इसका खोज चल रहा है और चुलानी ब्रह्मदत्त के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी जो है वो हमारे पास नहीं है। ऐतिहासिक स्रोत जो हैं वो सही तरीके से इस चुलानी ब्रह्मदत्त को समझने के लिए, इनका राज्यकाल जो है, इनका जो शासन काल है उनको समझने के लिए हमारे पास अभी उतने जो एक तरीके से कह सकते हैं कि साहित्यिक या पुरातात्विक स्रोत हैं उनका अभाव है, लेकिन इसके बारे में रिसर्च चल रहा है। द्रौपदी का संबंध जो है वो यही पांचाल से था और द्रौपदी खुद पांचाली कही जाती थी। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी और ये जो राजा द्रुपद थे, ऐसा माना जाता है कि जो राजा द्रुपद थे और कौरव और पांडवों का जो संयुक्त मतलब कुरु जो महाजनपद था, तो उसके जो द्रोणाचार्य थे वो दोनों बड़ा
दोस्त हुआ करते थे। मतलब कौन? पांचाल का द्रुपद और कुरु का जो द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य कौन थे? तो आप जानते हैं कि कौरव और पांडवों के गुरु थे। इन्होंने ही कौरव और पांडवों को सारी विद्या सिखाए थे, धनुष विद्या सिखाए, सारी विद्या सिखाए, मतलब उनके ये गुरु थे। तो उस समय जो द्रुपद थे और द्रोणाचार्य थे उनके बीच दोस्ती था, लेकिन बाद में ये जो दोस्ती है वो धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गया। और ऐसा माना जाता है कि द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को भेजकर द्रुपद को पराजित किया। और उसके बाद जो उत्तरी पांचाल का जो हिस्सा है, हिच्छत्र और रुहेलखंड वाला जो हिस्सा है, उसको जीत लिया। और ये जो उत्तरी पंचाल है उसको जो उनका बेटा था इस अश्वस्थामा, उसको सुपुर्द कर देते हैं। और सिर्फ दक्षिणी पांचाल जो है वही महाराज द्रुपद के पास बचता है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं महाभारत की जो कथाएं हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं कि जो द्रुपद थे उनके और उनकी द्रुपद की पुत्री थी कौन? तो पांचाली। ये द्रौपदी जो थी वो उन्हीं की क्या थी? पुत्री थी। और शिखंडी और जो गुरु द्रोणाचार्य को कत्ल किए थे, गुरु द्रोणाचार्य को जो मारे थे, जो कि धृष्टद्युम्न, ये दोनों जो थे वो पांचाली के भाई थे। तो इस प्रकार की जो कथाएं हैं वो हमें महाभारत कालीन, मतलब महाभारत कालीन जो सोर्सेज हैं वो भी हमें इस महाजनपद के बारे में जानकारी देता है। महाभारत कालीन जो कुरु पांचाल संघर्ष है उसकी जानकारी भी हमें इन स्रोतों से मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय ये जो वत्स, कुरु और पांचाल जो महाजनपद हैं वो भी एक महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करते थे और इनका अपना एक अलग ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व था। लेकिन धीरे धीरे इन सारे महाजनपदों को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनना पड़ा। कुछ को बिंबिसार ने, कुछ को अजातशत्रु ने, तो बाद में कुछ को मौर्य साम्राज्य के शासकों ने, या उसके बाद कुछ नंद वंश के शासकों ने धीरे धीरे करके इन महाजनपदों को मगध साम्राज्य में विलय कर लिया। तो आज हम ये 3 महाजनपद के बारे में पढ़े और ऐसा आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा और आप इसको एंजॉय किए होंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।